नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार में हम पर्सनालिटी के विषय में ऑलरेडी सारा का सारा डिस्कशन कर चुके हैं। पर्सनालिटी क्या होती है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि पर्सनालिटी की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसके। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में आत्मचेतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियस हो जाना, सजग हो जाना। सजग होने का मतलब ही है कि व्यक्ति ने अपने बारे में ज्ञान अर्जित कर रखा है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए कि कई बार व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है कि वो कैसा व्यक्तित्व है। यानी अगर आप गांव देहात में चले जाइए, उन लोगों से जाके कस्बों में चले जाइए, उन लोगों से जाके बातचीत कीजिए, तो वो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, पर उनको खुद ही नहीं पता है कि वो कितने टैलेंटेड है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उनको एक्सपोजर नहीं मिला, उन्हें गाइडेंस नहीं मिला, उनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, उनको किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया, और इस वजह से वो व्यक्ति स्वयं चेतना, अपने आप के विषय में सजग होने से वंचित रह गया। कितनी अजीब बात है ना सुनने में, लेकिन ऐसा होता है। व्यक्ति को खुद नहीं पता होता कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व है, क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी खामियां हैं। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वयं के विषय में जान लेना, सजग हो जाना, कॉन्शियस हो जाना ही आत्मचेतना कहलाई जाती है। यदि व्यक्ति आत्मचेतना पा चुका होता है तो उसे पता होता है कि वो समाज में कहाँ खड़ा है। दोबारा से सुनिए, यदि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, क्या उसके अंदर ऐसे गुण हैं जो उसको समाज में एक अच्छा पोजीशन दे सकते हैं, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति ने स्वयं के बारे में जान लिया है, वो सजग हो गया है। उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा उदार है, क्या वो नए नए आइडियाज़ को ग्रहण करता है, क्या वो समाज में आए हुए बदलावों को ग्रहण करता है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, या वैसे ही रूढ़िवादी सोच का है। क्या वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर भी स्वयं के अंदर बदलाव लेकर आता है, जिस परिवेश में वो रह रहा है या जिस परिवेश में वो जाने की इच्छा रखता है, क्या वो व्यक्ति अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना चाहता है। समाज में उसकी स्थिति क्या है, समाज के लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, उसकी क्या इज्जत है, उसको वैल्यूएशन क्या है, उसका व्यक्ति को किस तरीके से समाज जानता है। अगर ये सारी की सारी बातें व्यक्ति जान लेता है तो हम ये कहेंगे कि वो सेल्फ कॉन्शियस है, आत्मचेतना उसके अंदर है। अब उसे पता है कि मैं स्वयं क्या हूँ और मेरी समाज में स्थिति क्या है। यदि व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि समाज में उसकी स्थिति क्या है या वो स्वयं क्या है, तो यकीन मानिए उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। उसके कंधों पर हमेशा एक जिम्मेदारी होती है कि वो जो पर्सनैलिटी है अपनी नज़रों में, समाज की नज़रों में, उस पर्सनैलिटी को वो कैरी करे। अच्छी है तो उसको और अच्छा बनाए, और अगर बुरी है तो उसमें सुधार लेकर आए, अपने अंदर खुद ब खुद सुधार लेकर आए और अलग अलग पायदानों पर चढ़कर इस मकाम तक पहुंचे जहां उसकी खुद की नज़रों में वो बहुत ऊपर हो, समाज की नज़रों में बहुत ऊपर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। समाज हमारे ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सोशिएबल हो जाना, सामाजिक हो जाना, समाज से जुड़ जाना। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, बिना समाज के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी व्यक्ति अकेला थकेला नहीं रह सकता। अब अकेला रहने का ये मतलब नहीं है कि आपने रूम में बैठकर आप पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, कमरे में ही बैठे रहते हैं, तो कमरा आपकी दुनिया नहीं है। उस कमरे से कभी तो बाहर निकल कर आएंगे, किसी शादी समारोह में जाएंगे, नहीं जाएंगे कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो पढ़ने जाएंगे, लिखने जाएंगे, कुछ खरीदारी करने जाएंगे। ठीक है ना। तो जब आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो वही आपका समाज है। ठीक है ना। तो क्योंकि हम सारे ही एक सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में रहकर हमारी आत्मचेतना और ज़्यादा बढ़ती है। उसका कारण है जब हम एक
देखिए, हर एक लोकेलिटी का अपना एक समाज है। अगर हम गांव में जाएंगे तो वहाँ का अपना समाज है, क्योंकि वहाँ की अपनी सोच है, वहाँ की अपनी रुकावटें हैं, अपनी सीमाएं हैं, मानसिक तौर पर भी और ग्रो करने के तौर पर भी, विकास के तौर पर भी। आप कस्बे में जाइए, आप शहर में आ जाइए, आप विकसित शहर में चले जाइए, आप विकसित देश में चले जाइए, विकासशील देश में चले जाइए। अब आप देखिए, खुद ब खुद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हर एक जगह का अपना खुद का समाज होता है, और उस समाज में हम अपने आप को कैसे ढालते हैं। अगर वो समाज हमारी सोच से, हमारे रहन सहन से ऊपर है, तो हम उस समाज के लायक स्वयं को कैसे बनाते हैं। यदि ये भी हम समझ जाते हैं, तभी भी हम आत्मचेतना ही कहते हैं। कहने का मतलब है, जो आपका समाज है वो आपका समाज आपके आत्मचेतना का विकास करता है, ठीक है ना। क्योंकि जितनी भी क्रिया होती है, जो भी एक्शन हम लेते हैं, और जो अंतः क्रिया होती है, जो इंटरेक्शन हम लोगों से करते हैं, ये दोनों ही चीजें हमारे अंदर के टैलेंट को, खूबियों को, हमारे मनोविज्ञान को, हमारे शारीरिक मानसिक विकास को और ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो क्रिया, अंतरक्रिया और समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से भी हमारी पर्सनैलिटी में बदलाव आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम घर में रहकर स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हमारा संपर्क हमारे दोस्तों से होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारे दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं। लेकिन जब उस समाज को छोड़कर हम नौकरी करने जाते हैं, या किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, तब हम जिन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, उनसे संपर्क में आ रहे होते हैं, उनकी बातों से खुद को प्रेरणा दे रहे होते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनके कपड़े लत्तों को देखते हैं, उनके बातचीत करने के तरीके को देखते हैं, और उनकी मानसिकता को समझते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है, क्या ये रूढ़िवादी सोच से ऊपर निकल चुके हैं। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि हम किसी और तरीके से सोच रहे हैं, जबकि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति ने दुनिया देखी हो, तो उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो जब हम इस समाज से इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया होती है हमारी, तो हमारी क्रियाओं में भी अंतर आ जाता है और हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गत्यात्मकता, गत्यात्मकता मतलब डायनामिक मतलब गतिशील। हमेशा याद रखिए, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी स्थिर नहीं है। आप जैसे जैसे उम्र के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका समाज में रहना सहना, इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आते हैं। क्योंकि आपके जो भी आदर्श थे, जो भी मूल्य थे, जो भी सोच विचार थी, जो भी मानसिकता थी, जिस भी तरीके से आप स्वयं को शारीरिक तौर पर कैरी करते थे, वो हर चीज़ बदलती है जब आप एक समाज से इंटरेक्ट करते हैं। मसलन जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ और शहरी विकसित शहरों के रहन सहन, खान पान में चलिए फ़र्क है, वो तो अलग ही बात है, वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन करने का, लेकिन सोच का बहुत फ़र्क है। अब आपने पुराना समाज देखिए, वो गांव का हो या शहर का हो, दोनों को ले लेते हैं, गांव का हो या शहर का हो। पहले गांव और शहर, गांव के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजते थे, शहर के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने के बावजूद नौकरी करने नहीं भेजते थे। धीरे धीरे हमारे समाज में बदलाव आया, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने के बाद वही जब माता पिता बने, तब उन्होंने अपनी लड़कियों को गाँव में पढ़ने भेजा और शहर की लड़कियों ने काम करना शुरू किया। शहर के समाज में जब एक गाँव का समाज आता है, कस्बे का समाज आता है, और शहर का समाज जब एक विकसित मेट्रो सिटी में आता है, तो वहां का रहन सहन जब देखता है, वो अपने आप को और आगे बढ़ाता है। यानी अब उसके आदर्श, पहले अगर आदर्श थे घूंघट डाल के चलो, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, सिर्फ चिट्ठी लिखने लायक पढ़ाई कर लो ताकि ससुराल में जाके बता सको कि कैसे हो, अब वो सारे आदर्श, मूल्य, सोच सब कुछ बदल गया, पर्दा हट गया। पढ़ाई करी है, आंख से आंख मिला के बात करो, जो आंख झुका के क्यों बात करना है। अगर लड़कियों को सिखा रहे हैं तो लड़कों को भी हमने ग्रूम करना सिखाया।
हर एक समाज का जो भी हिस्सा है, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष, महिला, बच्चे, सब में बदलाव आया। और इन सब के बदलाव की वजह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कॉर्पोरेट हो, बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर हो, हर एक में बदलाव आया। हम सब के आदर्श बदले, हम सब के मूल्य बदले, हम सब की सोच बदली, हम सब ने मानसिक विकास किया है। अब हम विस्तार पा चुके हैं, नैरो थिंकिंग नहीं है, संकीर्ण नहीं है, अब हमारी सोच विस्तार पा चुकी है। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि जैसे जैसे समाज ग्रो किया, हमने ग्रो किया, तो वो आदर्श जो पुराने थे, जो अब हमें बेमतलब के लगते हैं कि क्या रूढ़िवादिता थी, पर्दा डाल के चलो, क्या पागलपन था कि लड़का लड़की आपस में बात नहीं करेंगे, कोएड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट नहीं करेंगे, क्या लॉजिक था उन चीज़ों के बीच में। आज जो चीज़ें हमें इलॉजिकल लगती हैं, एक टाइम पे वो चीज़ें पत्थर की लकीर हुआ करती थी। तो यही बदलाव आता है जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसी बदलाव को हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी हमेशा डायनामिक है, गतिशील है, गत्यात्मकता है उसके अंदर, व्यक्तित्व गतिशील है, यानी उस आवश्यकता अनुसार उसके मूल्य, उसके विचार, उसकी धारणाएं, उसके आदर्शों में परिवर्तन आता ही है। और परिवर्तन विकासोन्मुख होता है, विकास की ओर बढ़ता है। हमेशा आप देखिए, परिवर्तन कभी भी आएगा, हमेशा आपको विकास की ओर लेकर जाएगा। पुराने समाज और बहुत पुराने समाज और आज के समाज में अंतर देखिए। वो महिलाएं जो पहले दहेज की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती थी, सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, आज वो लड़कियां सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्वयं कमा सकती हैं। ये नौबत नहीं आती कि जल के मर गई। हर समाज में ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे अभी भी रूढ़िवादी सोच है, कई जगहों पे अभी भी मानसिकता वैसी ही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, समाज में आप परिवर्तन देखेंगे। भ्रूण हत्या देख लीजिए आप, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में कितना अंतर है। अब लड़कियां चांद पे चली गई हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। आप हर सेक्टर में देखिए। अच्छा, यहाँ लड़कियों की बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो पुरुषों को, लड़कों को लड़कियों के मुकाबले पहले से ही तवज्जो ज़्यादा दी जाती थी, तो उनका स्ट्रगल एक अलग है। लेकिन ये जो महिलाओं का स्ट्रगल है, महिलाओं की जो समस्या थी, तो पूरे समाज के सामने है, और इसीलिए इनका जो विकास है, जो पूरा का पूरा पलट गया है, अब वो सबके सामने है। इसलिए आप इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन हमेशा विकासोन्मुख होता है, हमेशा विकास की तरफ जाता है। ठीक है ना। विकास जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है, कभी भी विकास जीवन भर चलता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी जीवन भर ग्रूम होती है, ऊपर जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि विकास समाप्त हो जाए, पूर्ण विराम लग जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डेवलप हो गई है, नहीं। हम हमेशा गतिशील हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम हमेशा आगे की ओर अग्रसर हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, सामंजस्य, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्या होता है? वही, एक तो बाह्य समाज, बाहरी समाज है, बाहरी वातावरण है, और एक आंतरिक, अंदर से एक हमारे अंदर के भय, हमारा डर, हमारी हिचक, हमारा संकोच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जाने अनजाने हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सब अंदर है। आप एक इंटरव्यू देने गए हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, पता नहीं मेरे कपड़े ठीक हैं या नहीं है, पता नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ भी या नहीं हूँ, पता नहीं इन सब लोगों से मेरा स्टेटस कितना बड़ा है। ये सब चीज़ें अंदर की है ना, ये दिखा तो नहीं रहे, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। और आप क्या करते हैं, हर बार अपने अंदर को आपके बाहर के वातावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर अगर भय है तो आप कोशिश करेंगे कि भय बाहर ना आए, आप कॉन्फिडेंट रहे। अंदर बाहर अगर चीज़ें ठीक नहीं है, भयावह है, तो आप अंदर से खुद को मजबूत करते हैं कि मुझे बाहर से एडजस्टमेंट करना है। ठीक है ना। चलिए, तो सामंजस्य, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। हमारा जो बाहर का वातावरण है और जो हमारा आंतरिक जीवन है, उसमें हम हमेशा समायोजन करते रहते हैं। ठीक, यानी बाहर की चीज़ों को अंदर ढालते रहते हैं, अंदर की चीज़ों को बाहर के हिसाब से ढालते रहते हैं, तालमेल बनाते रहते हैं। ठीक है ना।
भौतिक वातावरण में बदलाव होता ही रहता है, उल्लेखनीय ढंग से बदलाव होता है। ये जो बाहर का वर्ल्ड है ना, इसमें उल्लेखनीय तरीके से बदलाव होता है, उल्लेखनीय ढंग से बदलाव होता है। आप चीजों को काउंट कर सकते हैं जो बदल रही हैं। आपके अंदर जो चीजें बदल रही हैं वो समाज काउंट नहीं करेगा, आप काउंट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका परिवार काउंट करता है कि हाँ पहले तो थोड़ा शाय था, कम बोलता था, अभी अच्छा बोलता है या बोलती है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाता है या जाती है, ठीक। तो हमारा पर्सनैलिटी का एक बहुत ही अहम पड़ाव है एडजस्टमेंट, सामंजस्य। चलिए अब उसके बाद आ जाती है दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बड़ों को अक्सर किसी ना किसी की कहानी सुनाते सुना होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाई आई लेकिन दृढ़ शक्ति थी व्यक्ति के बीच अंदर, ऐसी दृढ़ शक्ति कि उसने हर एक तूफान को पार पाया, कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, कभी बैठ के रोया नहीं या मातम नहीं बनाया। उसके पास समय ही नहीं था, उसने सोच रखा था कि मुझे अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बेहतरीन करना है। सुना होगा आपने। तो ये क्या है? यही कहलाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति, जहां जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने के बावजूद आप एक अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लेते हैं जो उत्कृष्ट होता है, बेहतरीन होता है, ठीक है ना। इस बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, संघर्ष तो हर एक कोई करता है। बच्चे का जन्म नहीं होता, वो माँ के गर्भ में होता है, तभी से संघर्ष कर रहा होता है, आप सबको पता है। फूल खिलता है, संघर्ष करता है, तितली बनती है, संघर्ष करती है। अगर संघर्ष ना करे तो तितली बनेगी ही नहीं, उड़ ही नहीं पाएगी, ऊंची उड़ान ही नहीं ले पाएगी। तो संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जितने ज्यादा संघर्ष आते हैं उतनी ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी निखर कर आती है, क्योंकि हमारे अंदर जो निहित दृढ़ शक्ति है, हमारे अंदर जो दृढ़ संकल्प है, हमारे अंदर जो भय से जीतने की शक्ति है, हमें नहीं पता होता, हमें सच में नहीं पता होता जब तक कि हम किसी संकट में ना आ जाएं। संकट से ही तो संघर्ष करेंगे, तभी तो हम बाहर निकलेंगे। तो हमारी पर्सनैलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। आप किसी भी परिवेश से आए हों, अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये इम्तिहान में निकाल के रहूंगा, ये नौकरी में पाकर रहूंगा, इस समाज के इस स्तर पे मुझे जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता। समय लगता है, संघर्ष होते हैं, मेहनत होती है, लेकिन रोक तो कोई नहीं सकता। तो ये आपका विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति। चलिए अब आ जाता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारीरिक स्वास्थ्य तो है ही जरूरी। यदि आप बीमार होंगे तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। ऐसे टाइम पर बाहर होने वाले जितने भी बदलाव हैं उनसे आप वंचित ही रह जाएंगे, क्योंकि आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए तो शरीर का चलना जरूरी है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर को रख सकता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान जो है ना एक मनोशारीरिक प्राणी है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक, मन का विज्ञान, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या धारणाएं हैं, हमारे क्या लिमिटेशंस हैं, हम सोच के चलते हैं स्काई इज द लिमिट। ये और हमारा शरीर दोनों का दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं, और दोनों के दोनों अगर स्वस्थ होंगे तो हम एक बेहतर पर्सनैलिटी बन पाएंगे, ठीक है ना। अच्छे व्यक्तित्व के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर ही संवेगों का मतलब हमारी जो भावनाएं, संवेग, हमारी जो भावनाएं हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, वो हमारे मानसिक और शारीरिक बल, उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती हैं। अगर हम एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ है, ओवरऑल अच्छे स्वास्थ्य यानी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा दोनों बढ़िया है, तो भैया हमारा एक संतुलित व्यवहार होगा, हम तर्क अच्छा करेंगे, हमारा चिंतन भी अच्छा होगा। चिंतन अच्छा होगा क्या क्या मतलब? आपने सुना होगा चिंता चिता समान। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी भी समस्या के आने पर चिंतन तो किया, लेकिन उनका चिंतन नकारात्मक था। नकारात्मक का मतलब है कि वो चिंता तो कर रहे थे, लेकिन चिंता सिर्फ नेगेटिव तौर पर कर रहे थे कि ये समस्या मेरे साथ क्यों आई, मेरे फला रिश्तेदार के साथ क्यों नहीं आई, मेरे अड़ोस पड़ोस के साथ क्यों नहीं आई, एक मिनट दीजिए। तो इस तरीके की जो चिंताएं होती हैं, इस तरीके का जो चिंतन होता है, जो सोच होती है,
वो किस काम आएगी? आप ही को तो वो और मानसिक तौर पर परेशान कर रही है ना। लेकिन अगर आपका चिंतन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो क्या हुआ, हमारे साथ हुआ है, निकल जाएंगे, जूझ जाएंगे। है भगवान हमारे साथ, हमारा परवरदिगार, ऊपर वाला, वाहेगुरु, जीसस, जो भी आप समझते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें विश्वास, स्वयं में विश्वास, अपने संगी साथियों पर विश्वास अगर आपका है और आप हमेशा सकारात्मक सोच रहे हैं, यानी आपका जो चिंतन है वो सकारात्मक है। चिंतन सकारात्मक होने का मतलब ही है कि अब आप एक बहुत ही बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य में जी रहे हैं। बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ही है कि आप अपने शरीर को बल दे रहे हैं, आप अपने शरीर को अलाउ कर रहे हैं कि तुम जाओ, जिस भी स्थिति परिस्थिति में है जाओ और जीत कर आओ, ठीक है ना। इसलिए पर्सनालिटी के लिए हमारा शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बाहर से जो आवाजें आती है उनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, राइट। आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट है एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दीजिए, चीजों को मिला दीजिए, यूनिफिकेशन कर दीजिए, यूनाइट कर दीजिए चीजों को, ठीक है ना। तो एकीकरण एक मनोदैहिक, ये मनोशारीरिक मनोदैहिक एक ही बात है, वही मन और देह दोनों की दोनों चीजें अगर मिल जाएं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, दोनों चीजें अगर मिल जाएं, उनका समन्वय हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चले, तालमेल बना के चले, हमारी पर्सनैलिटी और निखर कर आएगी। एग्जाम्पल, आपका मन तो कहता है कि भाई अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, दौड़ लगानी है, सुबह जाके पार्क जाना है, ठीक है ना, जाके थोड़ी सी वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपका शरीर सुबह में आपका साथ ही नहीं देता। फिर आपका मन भी ऐसा ही हो जाता है कि सो लो थोड़ी देर और, कल से कर लेंगे। तो ये क्या है? समन्वय नहीं है। कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार शरीर साथ दे देता है कि उठो उठो जाना है, फिर मन खराब हो जाता है कि नहीं आज नहीं जा रहे, कल से ही जाएंगे, ठीक है ना, कल से भी तो करना ही है, कल से ही कर लेंगे, सो जाएं थोड़ी देर। यहाँ क्या है? द्वंद आ गया, शरीर और मन में द्वंद आ गया। तो ये जो आपका मनोदैहिक प्राणी होने के बावजूद हमारा मन और हमारी देह अलग अलग जा रही हैं, इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी वीक होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, आपने सुना है ना, बड़ी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है? कोई लोहे के थोड़ी बने होते हैं, लेकिन जो सोच लिया वो करके मानेंगे। शरीर और मन दोनों एक है, ठीक है ना। तो ये हमारी पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया है। मनोदैहिक प्राणी, जिस प्रकार शरीर का कोई अवयव, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो भैया, शरीर का कोई भी हिस्सा सर से लेके पांव तक ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से चल जाए। मैं हाथ उठा रही हूं तो मेरा दिमाग, मेरा स्पाइन, नर्व, सब ब्लड सेल, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी मेरा अवयव, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो अकेला काम कर रहा हो। तो जब शरीर का कोई अंग अकेले काम नहीं कर सकता, ऐसे ही व्यक्तित्व का कोई भी तत्व अकेला काम नहीं कर सकता। व्यक्तित्व के तत्व क्या होते हैं? शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, भावनात्मक हो गया, जिसे आप संवेगात्मक भी कहेंगे। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी संवेदनाएं, ठीक है ना, हमारा सामाजिक, हमारा नैतिक व्यवहार, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जब सब मिलती हैं तब हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जैसे हमारा शरीर का कोई अंग अकेले अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, ऐसे ही पर्सनैलिटी में ये जितने भी तत्व हैं, ये सारे जरूरी हैं, तभी आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी। उद्देश्य पूर्णता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबका जो व्यवहार है, हमारा जो कार्य है, उसका एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आप तक ये कंटेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो भेजूं, ताकि जो बच्चे एमए एजुकेशन कर रहे हैं, एमएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो एजुकेशन को बहुत ही ध्यान से, करीब से समझ सके। आपका उद्देश्य है इसको समझना, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, या अपने एग्जाम्स के लिए, या दूसरों को पढ़ाने के लिए, जो भी कारण होंगे। लेकिन आपके और मेरे उद्देश्य भले ही अलग अलग हो, लेकिन आपका और मेरा उद्देश्य है तो हमारा यहाँ साथ में एक दूसरे
दूसरे के साथ लेक्चर को कहना और सुनना एक उद्देश्य के साथ है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके उद्देश्य पे निर्भर करता है। उसका उद्देश्य उसको कुछ कार्य करने की ओर प्रेरित करता है, अग्रसर करता है। तो वो व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसी से आप उसकी पर्सनैलिटी का आंकलन भी कर सकते हैं या उसी से उसकी पर्सनैलिटी बनती भी है। उद्देश्य विहीनता की दिशा में तो कोई काम किया नहीं जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति उद्देश्य विहीन है तो वो तो कोई काम करेगा ही नहीं ना, वो तो फिर बैठा ही रहेगा। उद्देश्य विहीन है तो फिर वही मानसिक अलग, शारीरिक अलग, सामाजिक तत्व गड़बड़ हो गया, भावनात्मक सब गड़बड़ हो गया, राइट। तो पर्सनैलिटी तो अपने आप ही बिखर जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझिए कि हर एक का व्यवहार निश्चित उद्देश्य के साथ ही होता है और ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जितने भी पर्सनैलिटी के तत्व है वो सारे के सारे संचलित होते हैं, ठीक है ना। चलिए, कार्य तथा व्यवहार से ही व्यक्ति सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी होती है। टीचर आपको हमेशा बहुत ही सहज मिलेंगी। वो व्यक्ति, दुनिया का कोई भी इंसान, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाती हैं और जो बस से जाती हैं अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चा अगर थोड़ा सा भी खिड़की से हल्के से भी हाथ बाहर निकल रहा है, हालांकि सब ग्रिड होता है, ग्रिल होता है, हल्के से भी हाथ बाहर जाएगा तो वो कहेंगी हाथ अंदर करो। अब यही टीचर जब नॉर्मल बस में भी जाएगी ना अगर, और किसी का हाथ बाहर निकला होगा तो कहेगी हाथ अंदर करो, क्योंकि उनकी आदत में है। वो एक तरीके की समाज सुधारक ही है। ऐसे ही समाज सुधारक आप एक बैंकिंग के सेक्टर में चले जाइए, उनकी बातें उसी तरीके की होंगी। आप एक राजनीति के क्षेत्र में चले जाइए, सारे नेताओं की बातें, उनके उद्देश्य, उनके थॉट प्रोसेस लगभग एक जैसे ही होंगे। पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके काम, उसका व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उसके उद्देश्य और उसके काम पर निर्भर करती है। यहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना जरूरी है कि उसका लक्ष्य क्या है तथा उसे उनका कितना ज्ञान है। मेरा लक्ष्य क्या है और जिस लक्ष्य की ओर मैं जा रही हूं उस लक्ष्य का मुझे कितना ज्ञान है। अगर आप वो भी जान लेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति की जिसकी पर्सनैलिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको समझ पाएंगे। अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि उद्देश्य पूर्णता, ऑब्जेक्टिव का कंप्लीशन, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसी हिसाब से ढल जाती है जिस कार्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहा है, उसी हिसाब से उसका व्यवहार आ जाता है, राइट। तो ये पर्सनैलिटी की विशेषताएं हैं। पर्सनैलिटी पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके थे, आप चाहें तो वो समझने के लिए पुराना लेक्चर देख सकते हैं। ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सामाजिकता, सोशलिटी, हम सोशेबल हैं, हम सोशल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। गत्यात्मकता यानी डायनामिक्स, हम गतिशील हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। सामंजस्य, एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति, वही विल पावर हमारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, हमारा मेंटल और हमारा फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। उसके बाद एकीकरण, इंटीग्रेशन या फिर यूनिफिकेशन। फिर आ जाता है उद्देश्य पूर्णता, ऑब्जेक्टिव कंप्लीशन, हमारा गोल, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। ये जितनी भी चीजें हैं इसी से एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनकर आती है, ठीक है ना। अब इन सब चीजों में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। सोच नेगेटिव है, पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाएगी। सोच पॉजिटिव है, पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाएगी। पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी, इंसान हमेशा ग्रो करेगा। उसके आदर्श, उसके मूल, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, सब कुछ विस्तार पाएगा। सोच नेगेटिव है, सब कुछ संकीर्ण ही रहेगा। और यदि एक घर के मुखिया की, समाज के मुखिया की, देश के मुखिया की सोच अगर संकीर्ण हो जाती है तो उस देश का, उस समाज का, उस परिवार का ग्रोथ हिंडर हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, धीमा हो जाता है, पिछड़ जाता है। वहीं अगर इन्हीं सभी पड़ावों की हम बात करें, केंद्रों की हम बात करें, घर, समाज, देश के मुखिया की सोच बहुत ज्यादा विस्तार में है तो इन सारे परिवार, समाज और देश का उत्थान होता है। भले ही धीमी गति से हो या तेज गति से हो, लेकिन होगा उत्थान। विकास है तो विकसित हो जाएंगे,
ठीक है ना। जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो नीतियां हैं वो अपने आप बदल जाएंगी और आप एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश, एक बेहतर परिवार देख पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने समाज में अच्छी चीजें लें। आज सोशल मीडिया के टाइम पर तो दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए किस तरीके का एक ढांचा तैयार करना है वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। आपकी और मेरी पर्सनैलिटी ही इस समाज को बनाएंगे और फिर हमारा देश उसी हिसाब से जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से था और अभी जो कहा वो हमारे निजी विकास के संदर्भ में था, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी एजुकेशन, शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।